दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। पीसीएस की पाठशाला में आज पढ़ेंगे नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसमें पढ़ेंगे वैश्विक संरक्षण बाघ मानक सीए, वैश्विक संरक्षण बाघ मानक सीए टीएस मान्यता प्राप्त भारत के टाइगर रिजर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ भारत के 52 में से 14 बाघ अभयारण्यों में वैश्विक संरक्षण माने के भारत में अभी कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? हाँ, टाइगर कंजर्वेशन सेंटर कितने हैं? 52 हैं। टोटल कितने? 52 हैं। इसमें 14 बाघ अभयारण्य को वैश्विक मान्यता मिला हुआ है, वैश्विक संरक्षण मानकों की मान्यता मिला है, जुलाई 2021 में मिला है। यहाँ पे ये 14 टाइगर रिजर्व निम्न है। पहला क्या है? तो औरंग। औरंग कहाँ है? अ से औरंग, अ से असम, ठीक है। औरंग कहाँ है? असम। मानस कहाँ है? मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम है। काजीरंगा भी कहाँ है? असम है, ठीक है। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। कान्हा की बात करते हैं तो कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कान्हा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब यहाँ पे कान्हा की बात करते हैं तो कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पन्ना की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अन्नामलाई तमिलनाडु में है। अन्नामलाई मधुमलाई दोनों कहाँ है? दोनों मलाई जिसमें लगा हुआ है तो कहाँ, वो कहाँ होगा? तमिलनाडु में। अन्नामलाई मधुमलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। अब ये पेंच कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। पेंच कहाँ है? पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो बिहार में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो बिहार में। दुधवा की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में। दुधवा की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो केरल में। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो केरल में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो कर्नाटक में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो कर्नाटक में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो कर्नाटक। भारत के दो नए अभी टाइगर रिजर्व आए हैं। तो एक अभी हाल में कितने हैं? श्री विलुत्पुर मेघामलाई। मेघामलाई है, बताया थे जहाँ भी मलाई रहेगा वो कहाँ रहेगा? तो मुदुमलाई। मेघामलाई कहाँ है? तो तमिलनाडु में। ये भारत का 51वां, तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है। भारत का क्या है? 51वां, और तमिलनाडु का क्या है? 5वां टाइगर रिजर्व है। अब यहाँ पे है दूसरा क्या है? आया है रामगढ़ विषधारी वन जीव अभयारण्य राजस्थान में। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में। यह भारत का 52वां, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। भारत का 52वां, राजस्थान का क्या है? चौथा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। वर्ष 2021 में भारतीय समुद्र तटों को मिला ब्लू फ्लैग प्रमाण की बात करते हैं तो अभी ये अभी अभी किसको मिला है? तो कोवलम समुद्र तट का तमिलनाडु को मिला है। कोवलम समुद्र तट कहाँ मिला है? तो तमिलनाडु को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं तो कोवलम समुद्र तट कहाँ मिला है? तो तमिलनाडु को मिला है। अभी ईडन समुद्र तट की बात करते हैं तो पुडुचेरी को मिला है। ईडन समुद्र तट की बात करते हैं तो पुडुचेरी को मिला है। भारत में अभी तक कुल 10 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किया जा चुका है। भारत में अभी तक कुल 10 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किया जा चुका है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है। जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन है अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है, जो समुद्र तटों को स्वस्थ, सुरक्षित एवं सतत विकास में बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह प्रमाण पत्र डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो पहले कितने थे? 8। फिर ये 2 मिले तो भारत में अब तक कितने हैं? तो 10 समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिए गए हैं। ब्लू फ्लैग प्रमाण अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है, जो समुद्र तटों को स्वस्थ, सुरक्षित एवं सतत विकास में बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित किगाली संशोधन की बात करते हैं तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित किगाली संशोधन में अगस्त 2021 में भारत ने किगाली समझौते को मंजूरी दी है। अगस्त 2021 में भारत ने किगाली समझौते को क्या दी है? मंजूरी दी है, ठीक है। अब इस संशोधन के तहत भारत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो HFC होते हैं को चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करेगा। इस संशोधन के तहत भारत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC की चरणबद्ध तरीके से, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है उसको HF मतलब चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप ख़त्म करेगा, ठीक है। भारत 2047 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का 80% तक कम करेगा, ठीक है। चीन 2045 तक और अमेरिका 2034 तक इस लक्ष्य को हासिल करेगा, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। ओजोन परत को सबसे ज़्यादा क्षति कौन पहुंचाता है? तो HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये सबसे ज़्यादा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कहाँ यूज हो जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में यूज होता है।
अब यहाँ पे बात करते हैं तो यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में ये जारी किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ईपीए, ठीक है। अब ये ईपीए का फुल फॉर्म क्या है कि अमेरिकन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ग्रुप ऑफ अमेरिका, या अमेरिकन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी कहाँ की? अमेरिका की द्वारा जारी किया गया है, ईपीए द्वारा जारी किया गया है। 5 प्रमुख जो प्रदूषक हैं, पहला मेन क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड का सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, सीओ, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, NO2, ज़मीनी स्तर पर ओजोन और पार्टिकुलेट मैटर PM2.5, पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 इस इंडेक्स में मानक माना गया है 5 को, 1, 2, 3 ज़मीनी स्तर का जो ओजोन होता है, और 5वें में क्या है? पार्टिकुलेट मैटर जो 2.5 होता है। इस इंडेक्स में मानक माना गया है। इसी आधार पर विश्व के विभिन्न शहरों को रैंकिंग दी गई है। तो इससे एक क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है। तो सबसे प्रदूषित शहर की बात करते हैं तो लाहौर पाकिस्तान में। सबसे प्रदूषित शहर कहाँ है? तो लाहौर पाकिस्तान में है। इसकी रैंकिंग की बात करते हैं तो 423 है। इसकी रैंकिंग की बात करते हैं तो कितना रैंकिंग है? 423 है। इसकी रैंकिंग की बात करते हैं तो कितना है? 423 है। द्वितीय स्थान की बात करते हैं तो नई दिल्ली है। द्वितीय स्थान की बात करते हैं तो नई दिल्ली भारत में है। इसकी रैंकिंग की बात करते हैं तो 229 है। इसकी रैंकिंग की बात करते हैं तो 229 है। तृतीय स्थान की बात करते हैं तो काठमांडू नेपाल में। तृतीय स्थान की बात करते हैं तो काठमांडू नेपाल में है। इसकी रैंकिंग कितनी है? तो 178। इसकी रैंकिंग कितनी है? तो 178 है। अब वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 की बात करते हैं तो IQAir स्विस संगठन द्वारा वर्ल्ड का एयर क्वालिटी रिपोर्ट है 2020 में जो जारी किया गया है, ठीक है, IQ स्विस संगठन द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जो जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 शहर भारत के हैं। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो दुनिया के सबसे 30 प्रदूषित शहर हैं उसमें इंडिया के कितने शहर शामिल हैं? तो 22 शहर शामिल हैं, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश को सबसे प्रदूषित देश का दर्जा मिला है। तो सबसे भारत और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश को सबसे प्रदूषित देश का दर्जा मिला है। सबसे कम प्रदूषित देश कौन है? तो प्यूर्टो रिको, ठीक है। सबसे प्रदूषित राजधानी में प्रथम स्थान का है? तो नई दिल्ली के हैं। राजधानी की बात करते हैं तो नई दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है। द्वितीय स्थान की बात करते हैं तो ढाका है। तृतीय स्थान की बात करते हैं तो उलान बाटर मंगोलिया की राजधानी है। उलान बाटर कहाँ की राजधानी है? तो मंगोलिया की है। तो प्रथम स्थान सबसे प्रदूषित राजधानी में नई दिल्ली है। द्वितीय स्थान ढाका बांग्लादेश का, तृतीय उलान बाटर। सबसे प्रदूषित शहर की बात करते हैं तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर की बात करते हैं तो होटन है चीन में। कहाँ पे है? होटन है चीन में। द्वितीय स्थान की बात करते हैं तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश भारत में है। ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 का है। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी क्या है? नई दिल्ली। और विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कहाँ है? भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो गाजियाबाद। विश्व में क्या है? दूसरा है। विश्व में प्रथम स्थान क्या है? होटन चीन। जबकि यही बात करते हैं तो यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 की बात करते हैं तो वहाँ प्रथम स्थान क्या है? लाहौर का है। प्रथम स्थान कहाँ है? लाहौर का है। लेकिन अगर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की बात करते हैं तो प्रथम स्थान कहाँ है? तो राजधानी में नई दिल्ली का है। और बात करते हैं कि प्रथम सबसे प्रदूषित शहर की बात करते हैं तो प्रथम स्थान कहाँ है? तो होटन है चीन में, ठीक है। दूसरा स्थान गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का। राजधानी की बात करते हैं। फोर्थ वन प्लेनेट सम्मेलन की बात करते हैं तो इनका थीम क्या था? जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान देने होते हैं। इसका थीम क्या था? वन प्लेनेट सम्मेलन का थीम क्या था? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के मतलब प्रोटेक्शन, संरक्षण पर ध्यान देने होते हैं। जनवरी 2021 में फ्रांस के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजन यूएनओ और विश्व बैंक के सहयोग से यूएनओ और विश्व बैंक के क्या होता है? सहयोग से होता है। उद्देश्य की बात करते हैं, अगर इसका थीम की बात करते हैं, पृथ्वी पर जैव विविधता की सुरक्षा हेतु ध्यान केंद्रित करना। उद्देश्य की बात करते हैं तो पृथ्वी पर जैव विविधता की सुरक्षा हेतु ध्यान केंद्रित करना। थीम की बात करते हैं तो लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। थीम की बात करते हैं तो लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। इस सम्मेलन के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं?
कोविड-19 जो महामारी होते हैं, कोविड-19 महामारी में अर्थव्यवस्था के लिए प्रकृति के महत्व की ओर ध्यान केंद्रित करना है। कोविड-19 महामारी में अर्थव्यवस्था के लिए प्रकृति के महत्व को क्या करते हैं, प्रकृति के महत्व की ओर ध्यान केंद्रित करना। 2021 में इस तरह का यह चौथा सम्मेलन है। 2021 में इस तरह का ये क्या है, चौथा सम्मेलन है। ठीक है, पहला सम्मेलन कब हुआ था, 2017 में पेरिस में हुआ था। पहला सम्मेलन कब हुआ था, 2017 में क्या हुआ था, पेरिस में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं तो वर्ष 2020-21 में रामसर स्थल में शामिल भारत की महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि की बात करते हैं। तो रामसर कहाँ है, तो ईरान में है। आर्द्र संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ। ईरान के रामसर नामक शहर में एक सम्मेलन हुआ। इसके समझौते 1975 से क्या हुआ, 1971 में सम्मेलन होता है, 1975 में क्या हो जाते हैं, प्रभावी हो जाते हैं। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। भारत में कब शामिल हुआ, तो 1982 में शामिल हुआ। विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं। विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं। सितंबर 2021 से भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की संख्या कितनी हो गई, 46 हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में कितने रामसर साइट हैं, तो 46 हैं। कितने हैं, तो 46 हैं। कितने हैं, तो 46 हैं। वर्ष 2021 में रामसर अभी समय में शामिल भारत की 4 अभी 2021 में 4 जगह को शामिल किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सुल्तानपुर का है, तो हरियाणा है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का है, तो हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में 2 और गुजरात में 2 आए हैं। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य का है, तो हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का है, हरियाणा में है। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य भी का है, हरियाणा में है। बाधवाना वेटलैंड का है, गुजरात में। बाधवाना वेटलैंड का है, तो गुजरात में है। थोल झील वन जीव अभयारण्य की बात करते हो तो कहाँ है, गुजरात में है। थोल झील वन जीव अभयारण्य की बात करते हो तो कहाँ है, गुजरात में है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वर्ष 2020 की बात करते हैं तो रामसर अभिसमय में शामिल भारत की 5 आर्द्रभूमियाँ हैं। वर्ष 2020 में रामसर अभिसमय में शामिल भारत की 5 आर्द्रभूमियाँ हैं। आर्द्रभूमि की बात करते हैं तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला है कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व की बात करते हैं तो पहला उत्तराखंड में। आसन कंजर्वेशन रिजर्व की बात करते हैं तो उत्तराखंड में है। कांवरताल की बात करते हैं तो बिहार में। आसन कंजर्वेशन रिजर्व की बात करते हैं तो उत्तराखंड में। कांवरताल की बात करते हैं तो कांवरताल कहाँ है, ये बिहार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर बीपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कांवरताल कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, लोनार झील की बात करते हैं तो कहाँ है, महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। सुर सरोवर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में है। सुर सरोवर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। सुर सरोवर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। तोसो-कर आर्द्रभूमि परिसर की बात करते हैं तो कहाँ है, लद्दाख में। तोसो-कर आर्द्रभूमि परिवार कहाँ है, तो परिसर कहाँ है, तो लद्दाख में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक यूनाइटेड किंगडम के पास 175 रामसर साइट हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ है, तो यूनाइटेड किंगडम चाहे ब्रिटेन में है। ठीक है, रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन था, ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था। ऑस्ट्रेलिया का जो कोबोर्ग प्रायद्वीप था 1976 में शामिल हुआ था। ये पहला साइट शामिल हुआ था। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल क्या है, तो जो सुंदरबन वेटलैंड है पश्चिम बंगाल को भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है सुंदरबन वेटलैंड। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल कहाँ है, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में। रेणुका वेटलैंड कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। रेणुका वेटलैंड कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल क्या है, तो हरिके बैराज है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल क्या है, तो हरिके बैराज है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कहाँ है, तो हरिके बैराज है। ठीक है, अब यहाँ पे तेंदुआ की बात करते हैं तो तेंदुआ लियोपोल्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लियोपोल्ड गन्ना रिपोर्ट 2018 में इसका रिपोर्ट आया था। 21 दिसंबर 2020 को प्रकाशित हुआ था। यह रिपोर्ट स्टेट्स ऑफ लियोपार्ड इन इंडिया 2018 के नाम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो इसको पब्लिश कौन किया है, पर्यावरण, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा किया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, ठीक है, एनवायरनमेंट चेंजिंग मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है, तो भारत में कुल तेंदुओं की संख्या अभी कितनी है, तो 12,852। तो सबसे ज़्यादा तेंदुआ कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा तेंदुआ भी मध्य प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं, सबसे ज़्यादा बाघ की बात भी करते हैं तो सबसे ज़्यादा बाघ भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है।
तेंदुआ ही ऐसा जानवर है जो पेड़ पे चढ़ सकता है। पेड़ पे भी क्या है, ये लोग क्या हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक क्या है, 1783 में द्वितीय स्थान है। कर्नाटक में क्या है, 1783 में द्वितीय स्थान है, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 1690 पे तृतीय स्थान है, 1690 पे तृतीय स्थान है। तमिलनाडु 868 पे तमिलनाडु 868 पे चतुर्थ स्थान है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 316 है। बिहार की बात करते हैं तो ये बिहार में इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिहार में तेंदुओं की संख्या कितनी है, तो 98 है। बिहार में तेंदुओं की संख्या कितनी है, तो 98 है। झारखंड की बात करते हैं, झारखंड में तेंदुओं की संख्या कितना है, 46 है। 2014 और 18 के बीच में तेंदुओं की आबादी में 60% की वृद्धि हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2014 और 18 के बीच में तेंदुओं की आबादी में कितनी की वृद्धि हुई, तो 60% की। क्षेत्र की दृष्टि से मध्य भारत एवं पूर्वी घाट में जो ईस्टर्न घाट है और जो सेंट्रल इंडिया है, उसमें सर्वाधिक तेंदुए कुल 8,071 देखे गए हैं, कुल 8,071 देखे गए हैं, ठीक है। अब ये मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र की बात करते हैं तो समुद्र के किनारे होते हैं, ठीक है। मैंग्रोव कहाँ होते हैं, समुद्र के किनारे। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में जो प्रकाशित हुआ, इसमें देश में कुल मैंग्रोव जैसे कच्छ वन होते हैं कितना है, तो 4,975 स्क्वायर किलोमीटर है। 4,975 स्क्वायर किलोमीटर जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 0.15% है, 0.15% है। अब यहाँ पे बात करते हैं देश में कुल मैंग्रोव कच्छ वन 4,975 स्क्वायर किलोमीटर जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 0.15%। 2017 की तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ है, तो 54 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2017 की तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्र में कितनी की वृद्धि हुई है, तो 54 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब यहाँ रैंक की बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं रैंक राज्य केंद्र शासित प्रदेश और कुल मैंग्रोव क्षेत्र की बात करते हैं तो प्रथम स्थान कहाँ है, तो मैंग्रोव पर सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में 2,112 स्क्वायर किलोमीटर में है। द्वितीय स्थान की बात करते हैं तो गुजरात में 1,177 1177 स्क्वायर किलोमीटर पे है। तृतीय स्थान की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आइसलैंड्स पे हैं, यहाँ पे 616 यानी 616 स्क्वायर किलोमीटर पे हैं। चतुर्थ स्थान की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश है। चतुर्थ स्थान कौन है, तो आंध्र प्रदेश है, इसमें 404 स्क्वायर किलोमीटर है यानी 404 स्क्वायर किलोमीटर है। पाँचवां स्थान महाराष्ट्र का, पाँचवां स्थान किसका है, तो महाराष्ट्र का है, तो ये इतना 320 स्क्वायर किलोमीटर है। कुल मैंग्रोव वन में पश्चिम बंगाल अकेले 42.45% यानी 42.45% हिस्सा रखते हैं। कुल मैंग्रोव वन में पश्चिम बंगाल अकेले 42.45% हिस्सा रखते हैं। मैंग्रोव कवर में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है, तो गुजरात में ही है। सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है, तो गुजरात में ही है। द्वितीय स्थान कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। द्वितीय स्थान कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। हेलो दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। पीसीएस की पाठशाला में आज पढ़ेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप 4 स्टार दे सकते हैं, इतना ही इम्पोर्टेंट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट। पर्यावरण और पर्यावरण और वन मंत्री थे कौन थे, उसमें प्रकाश जावड़ेकर थे, ने 30 दिसंबर को कब जारी किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो वन रिपोर्ट था 2019 कब जारी किया गया, तो 30 दिसंबर को भारत में वन और क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 जो 16वां था, ये भी पूछा जाएगा कि भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट कितनी है, तो 16वीं है। कब जारी किया है, तो 30 दिसंबर को जारी किया है। किसने किया, तो पर्यावरण वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FCI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किए गए हैं। ये भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 के प्राप्त आंकड़ों के द्वारा किया गया है। उनसे जो आंकड़ा मिला है उसी के आधार पर किया गया है। यहाँ पे क्या है, FSI 2 वर्ष के अंतराल पर 2 वर्ष, ये इम्पोर्टेंट है, 2 वर्ष के अंतराल पर वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करती है। पहला वन रिपोर्ट 1987 में जारी किया। पहला वन रिपोर्ट कौन जारी किया, तो 1987 में जारी किया गया। तो मुख्यमंत्री की बात करते हैं, देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यहाँ पे 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर है। देश में वन एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसका एरिया क्या है, 24.56% है, 24.56% है, ठीक है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण क्षेत्र की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। ये हाल ही में ये BPSC में पूछा गया कि देश में वन एवं वृक्षों, यहाँ पे वन भी है, ठीक है, फॉरेस्ट भी है और ट्री कवर भी है, फॉरेस्ट कवर भी है, ट्री कवर भी है। तो कुल कितना एरिया है, तो 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है।
तो ये कुल एरिया का 24.56% है। कितना है? 24। अब सिर्फ कहता है वनावरण की बात करते हैं तो फॉरेस्ट कवर की सिर्फ बात करते हैं तो कितना है? 21.67%। 21 कितना है? 67%। और कुल भौगोलिक क्षेत्र का वृक्षावरण यानी ट्री कवर की बात करते हैं तो ये कितना है? 2.89%। 2.89%। 2.89%। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 2017 के आकलन की तुलना में देश में 2017 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आच्छादन में वृद्धि कितना हुआ है? तो 5188 स्क्वायर किलोमीटर। 2017 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आच्छादन में वृद्धि कितना होता है? 5188 स्क्वायर किलोमीटर है। 0.65%। वनावरण में वृद्धि की बात करते हैं तो कितने हैं? 3976 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है? 3976 स्क्वायर किलोमीटर है। ये फॉरेस्ट कवर में कितना वृद्धि हुआ? तो 3976। वृक्षावरण में वृद्धि की बात करते हैं तो 1212 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है। वृक्षावरण में वृद्धि की बात है 1212 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है। देश में कुल मैंग्रोव वन की बात करते हैं तो 4975 स्क्वायर किलोमीटर है। देश में कुल मैंग्रोव वन की बात करते हैं तो 4975 स्क्वायर किलोमीटर है। मैंग्रोव वन में वृद्धि की बात करते हैं तो कितना हुआ है? 54 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना हुआ? तो 54 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है। वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन है? तो सबसे ज़्यादा वन में कहाँ वृद्धि हुआ? तो कर्नाटक में हुआ। कितना है? 1025 स्क्वायर किलोमीटर। 1025 स्क्वायर किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो 990 स्क्वायर किलोमीटर। 990 स्क्वायर किलोमीटर। केरल की बात करते हैं तो 823 स्क्वायर किलोमीटर। केरल की बात करते हैं तो 823 किलोमीटर। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 77,482 स्क्वायर किलोमीटर है। 77,482 स्क्वायर किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 66,688 स्क्वायर किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 55,611 स्क्वायर किलोमीटर। 55,611 स्क्वायर किलोमीटर। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य क्या है? मिजोरम। सर्वाधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मिजोरम में 85.41%। 86.41%। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 79.63%। 79.63%। मेघालय की बात करते हैं तो 76.33%। मेघालय की बात करते हैं तो 76.33%। अब यहाँ पे आनी तत्व की बात करते हैं तो भारत में 62,466 स्क्वायर किलोमीटर आर्द्रभूमि है। देश के 3.83% क्षेत्र में विस्तृत हैं। भारत में जो अभी यहाँ पे 62,466 स्क्वायर किलोमीटर आर्द्रभूमि है। देश के जो 3.83% क्षेत्र में विस्तृत हैं। भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्रभूमि है। भारत के वनों की कुल कार्बन स्टॉक लगभग कितना है? 7,142.6 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2017 की तुलना में 42.6 मिलियन टन अधिक है। ठीक है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला क्षेत्रफल वाला क्षेत्र की बात करते हैं तो सर्वाधिक कहाँ है? लक्षद्वीप है। फिर उसके बाद मिजोरम है। फिर निकोबार है। ठीक है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला अगर बात करते हैं, वनावरण प्रतिशत वाला की बात करते हैं तो क्या है? लक्षद्वीप है, मिजोरम है, उसके बाद क्या है? निकोबार है। ठीक है। अब यहाँ पे वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 की बात करते हैं तो वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 में क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है। विश्व में कुल वन क्षेत्र कितना है? 4.06 बिलियन हेक्टेयर है। 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो कुल भूमि का लगभग 31%। जो कुल भूमि का कितना है? 31% है। वैश्विक औसत क्या है? 0.52 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। 0.52 हेक्टेयर क्या है? प्रति व्यक्ति है। विश्व में कुल वन में 45% क्या है? 45% जो भी है तो उष्णकटिबंधीय वन है। क्या है? उष्णकटिबंधीय वन है। ठीक है। वर्ष 1990 से 2020 के बीच में 178 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि क्षेत्रफल नष्ट हुए हैं। वर्ष 1990-20 के बीच में 178 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि क्षेत्रफल क्या हुआ है? नष्ट हुआ है। अब यहाँ सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष देश कौन है? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष देश कौन है? पहला देश है। वन क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर है। वैश्विक वन क्षेत्र का प्रतिशत की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? तो रूस में है। 815.3 मिलियन हेक्टेयर है।
वैश्विक वन क्षेत्र का 20% क्या है वहाँ पे है। ब्राज़ील में कितना है 496.6 है, तो वैश्विक वन क्षेत्र का 12% है। कनाडा की बात करते हैं तो 346.9 है, ये वैश्विक वन क्षेत्र का 9% है। भारत की बात करते हैं तो 72.1 है मिलियन हेक्टेयर है, तो ये विश्व में के ये यहाँ पे क्या है 2% है, विश्व में 10वां स्थान है। विश्व में क्या है कुल वन एरिया में विश्व में इंडिया का स्थान क्या है तो 10वां है, इंडिया का स्थान क्या है 10वां है, ठीक है। विश्व के 14.8 मिलियन हेक्टेयर में मैंग्रोव वन पाया जाता है। कितने में 14.8 मिलियन हेक्टेयर में मैंग्रोव वन पाया जाता है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन इंडोनेशिया में पाया जाता है, सर्वाधिक मैंग्रोव वन इंडोनेशिया में पाया जाता है, जो पूरे विश्व का अकेले 19% हिस्सा रखता है। जो पूरे विश्व का अकेले 19% हिस्सा रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं तो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, जो विश्व का 19% एरिया रखता है। बाघ, अब यहाँ पे बाघ गणना रिपोर्ट 2018, बाघ गणना रिपोर्ट 2018 की बात करते हैं। बाघ गणना रिपोर्ट, अब यहाँ पे बाघ गणना रिपोर्ट 2018 की बात करते थे। ये 29 जुलाई 2019 को प्रकाशित है, 29 जुलाई 2019 को प्रकाशित है। भारत में बाघों की कुल संख्या कितने हैं, भारत में बाघों की संख्या कितना है तो 1967 है। भारत में बाघों की संख्या कितना है तो 1967 है। 2014 और 18 के बीच में बाघों की आबादी में कितनी वृद्धि हुई थी 33% की वृद्धि हुई। 2014 और 18 के बीच में बाघों की आबादी में कितनी वृद्धि हुई तो 33% वृद्धि हुई है। राज्य और क्षेत्र की बात करते हैं और बाघों की संख्या की बात करते हैं, राज्य और क्षेत्र की बात करते हैं, बाघों की संख्या की बात करते हैं। तो पहला क्या है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में क्या है 526 है बाघ है, मध्य प्रदेश में क्या है 526 बाघ है, सबसे ज़्यादा है। बाघ और लियोपोर्ड जो चीता है, लियोपोर्ड भी था, चीता भी वहाँ पे ज़्यादा थे, ठीक है। कर्नाटक या दूसरा है 526 है, 524 से सिर्फ 2 के हैं, ऊपर से दूसरा स्थान है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो 442 से तीसरा स्थान है, उत्तराखंड की बात करते हैं तो 442 से तीसरा स्थान है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 173 है, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 173, बिहार की बात करते हैं तो 31 है, सुंदरवन की बात करते हैं तो 88 है, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 312 चतुर्थ स्थान है, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 112 चतुर्थ स्थान है। दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप की बात करते हैं तो वाइल्डिंग सर्वेक्षण के कारण बाघ गणना 2018 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्डिंग सर्वेक्षण के कारण बाघ गणना 2018 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, अब यहाँ पे जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देश में सबसे ज़्यादा बाघ है, 231 है। जो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है वहाँ सबसे ज़्यादा बाघ है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्डिंग सर्वेक्षण के कारण बाघ गणना 2018 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। देश के 50 बाघ अभयारण्य के 3 अभयारण्य डाम्फा, बुक्सा और पलामू अभयारण्य में कोई बाघ नहीं बचा है। जो 50 बाघ अभयारण्य थे उसमें से 3 जो डाम्फा है अरुणाचल प्रदेश में, बुक्सा है उड़ीसा में और पलामू है झारखंड में, उसमें कोई अभी भी क्या बाघ नहीं बचा है। भारत में कुल बाघ का आबादी कितना है, भारत में कुल बाघ आबादी का 63% टाइगर रिजर्व में रहते हैं। जितने भी हैं उसका 63% कहाँ रहते हैं टाइगर रिजर्व में रहते हैं। विश्व में कुल बाघ आबादी के 70% बाघ कहाँ निवास करते हैं तो इंडिया में निवास करते हैं, भारत में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं तो भारत में निवास करते हैं, भारत। हेलो दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आज पढ़ेंगे इन्वॉल्वमेंट टू द पॉइंट। आज पढ़ेंगे कि NOAA के राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना विश्लेषण केंद्र के अनुसार अगस्त 2021 में पिछले 142 वर्षों में छठा सबसे गर्म महीना रहा है, ठीक है। अगस्त 2021 पिछले 142 वर्षों में छठा सबसे गर्म महीना रहा है, ठीक है। अब यहाँ 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में वन्य जीव सप्ताह 2021 मनाने की घोषणा की गई। वन्य जीव सप्ताह 2021 मनाने की घोषणा की गई, ठीक है। इसका थीम क्या था, फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल। विश्व ओजोन दिवस की बात करते हैं तो 16 सितंबर 2021। थीम की बात करते हैं तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीनेशन कूल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीनेशन कूल, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सितंबर 2021 में किन दो देशों के बीच क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया गया। सितंबर 2021 में किन दो देशों के बीच में क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया गया, तो एक कौन है तो भारत और अमेरिका। भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हिस्सा लिया है।
तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सितंबर 2021 में किन दो देशों के बीच में क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग के बीच लॉन्च किया गया? तो भारत और अमेरिका किसने भाग लिया? भारत के भूपेंद्र यादव ने। हवा से CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ शुरू हुआ था? आइसलैंड। हवा से CO2 सूखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ है? तो आइसलैंड में। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए भारत के भी पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव ने किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो प्राण पोर्टल को लॉन्च किया। कौन पोर्टल है? तो प्राण प्राण पोर्टल को लॉन्च किया। दिल्ली के आनंद विहार में भारत का पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर को लॉन्च किया गया। दिल्ली के आनंद विहार में भारत का पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित की जाएगी? तो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट। ठीक है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित की जाएगी? तो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पाक खाड़ी में। ठीक है, प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन था? प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन था? भारत है, भारतीय औद्योगिक परिसंघ की सहायता से। NTPC ने 25 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ बनाई? तो सिम्हाद्री थर्मल पावर स्टेशन विशाखापट्टनम में। सिम्हाद्री थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? विशाखापट्टनम में। NTPC ने 25 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ बनाई है? तो सिम्हाद्री थर्मल पावर स्टेशन विशाखापट्टनम। भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, का उद्घाटन किया गया कहाँ? चमोली जिला उत्तराखंड में। भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, का उद्घाटन किया गया कहाँ? चमोली उत्तराखंड में। कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश कौन है? भारत है। कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश कौन है? भारत है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किस मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान 2021 की शुरुआत की है? तो कोयला मंत्रालय ने की है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किस मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान 2021 की शुरुआत की है? तो कोयला मंत्रालय ने की है। कोयला मंत्रालय के एक विभाग की बात करते हैं तो ग्रो ग्रीनिंग अभियान के तहत 2325 हेक्टेयर पर वन लगाने का निर्णय लिया है। अब यहाँ पर्यावरण मंत्रालय ने, अगर यहाँ पे बात करते हैं तो पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को मंजूरी दी, जिसके तहत 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया गया है। जिसके तहत वर्ष 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया गया। अगस्त 2021 में थाईलैंड ने वर्ष 2021 में थाईलैंड ने कोरल और मूंगों को नुकसान पहुंचाने के लिए सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया। थाईलैंड में कोरल और मूंगों को नुकसान पहुंचाने के लिए सनस्क्रीन पर क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया। राजस्थान में, अब यहाँ पे राजस्थान के रेगिस्तान में हरित आवरण बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ट को किसने लॉन्च किया है? तो खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर यहाँ पर राजस्थान के रेगिस्तान में हरित आवरण बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ट को किसने लॉन्च किया? खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर। इसके तहत जैसलमेर के तनोट गांव में 27 जुलाई 2021 को BSF ने KVIC के साथ मिलकर 1000 बांस के पौधे लगाए हैं। 1000 बांस के पौधे लगाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इटली के नेपल्स शहर में G20 देशों की पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की बैठक हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि G20 के पर्यावरण मंत्री की बैठक कहाँ हुई थी? इटली के नेपल्स शहर में हुई है। कब हुई है? तो जुलाई 2021 में हुआ है। अब यहाँ पे राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो पटना में। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? तो पटना में। ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली में नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा में कितने % की वृद्धि हुई? तो 125% की। राजधानी दिल्ली में NO2 की परसेंटेज में कितनी की वृद्धि हुई? तो 125% की। नवंबर 2021 में COP26 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्लासगो UK में किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्लासगो कहाँ है? UK यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ है? स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 की संसद ने जारी किया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण विश्व में 115 मिलियन टन से अधिक लोग गरीबी की चपेट में गए। 500 मिलियन से अधिक बच्चों को कोविड-19 महामारी के चलते स्कूली शिक्षा से दूर रहना पड़ा। मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट की संस्था द्वारा जारी किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम UNEP और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 किस मंत्रालय ने जारी किया? केंद्रीय पर्यावरण
यहाँ पे बात करते हैं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। भारत 2021 से 2025 तक भारत 2021 से 2025 तक पवन ऊर्जा की कितनी क्षमता स्थापित करेगा? जो 20 गीगावाट ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, अब यहाँ पे 67वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 की बात करते हैं। पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो वाटर वरियल को मिला है। वाटर क्या है? वरियल को मिला है। जून 2021 में जारी पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या रहा? तो 117 रहा है। वर्ष जून 2021 में जारी पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या रहा? 117 रहा है। ये रैंकिंग संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर तैयार किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की बात करते हैं तो विश्व पर्यावरण 2021 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में एक पायलट परियोजना के तहत 3 E10 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का उद्घाटन किया है। जून 2021 में जारी एक अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे अधिक किस्म का तितली घर कहाँ मिला है? तो कोलंबिया में मिला है। सबसे अधिक किस्म की तितली का घर कहाँ मिला? तो कोलंबिया में। भारत के किस राज्य में तीनों प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो उड़ीसा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों प्रजातियों के मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? तो उड़ीसा में पाए जाते हैं। ठीक है, किस संस्थान ने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे की सूची में डालने की सिफारिश की है? यूनेस्को की एक समिति द्वारा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस द्वीप के समूह को आसपास का समुद्र स्तर बढ़ाने का अनुमान लगाया गया? तो लक्षद्वीप। हाल ही के जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस द्वीप के समूह के आसपास समुद्र का स्तर बढ़ने का अनुमान लगाया गया? तो लक्षद्वीप। ठीक है, भारत का पहला परागण कर कहाँ पॉलिनेटर पर कहाँ है? तो उत्तराखंड में। कहाँ है? तो अब यहाँ क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तो नई दिल्ली में रखी। राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तो नई दिल्ली में रखी। थीम की बात करते तो मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। भारत के किस बांध पर 6000 मेगावाट की फ्लोटिंग ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया गया? तो ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश। भारत के किस बांध पर 6000 मेगावाट की फ्लोटिंग ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश। ठीक है, किस नगर निगम ने बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए थैला बैग की शुरुआत की है? तो लखनऊ नगर निगम ने। किस नगर निगम ने बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए थैला बैग की शुरुआत की है? थैला बैंक की शुरुआत की है? तो लखनऊ नगर निगम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण। अब यहाँ पे पर्यावरण अनुकूल खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया? तो नितिन गडकरी ने। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? तो नितिन गडकरी हैं। अभी यहाँ पश्चिम महोत्सव कलरव जो के कारण खबरों में आई नागी नकटी बर्ड सेंचुरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो 67 के लिए तो ये 4 स्टार हैं। ये तो आना ही आना है आपको। एक क्वेश्चन 150 में एक क्वेश्चन ये रहना ही रहना है। ठीक है, यहाँ पे पश्चिम महोत्सव कलरव के कारण खतरों में आई नागी नकटी बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तो बिहार में है। ठीक है, किस मंत्रालय ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया है? तो किस मंत्रालय ने? सड़क परिवहन मंत्रालय ने है। परिवहन मंत्रालय ने है। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो चेन्नई तमिलनाडु में। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। क्या है? चेन्नई तमिलनाडु। अब यहाँ पे समुद्री शैवाल अभी यहाँ पर बात करते हैं कि समुद्री शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो तमिलनाडु में लिया गया है। समुद्री शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो तमिलनाडु में लिया गया है। वन जीव संरक्षण के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2000 किसे मिला है? तो थियोडोर भास्करन को मिला है। वन जीव संरक्षण के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसे मिला है? तो थियोडोर भास्करन को मिला है। अब यहाँ पे 2020 की बात करते हैं। ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के नाम से भारत को किस शहर को चुना गया है? ट्री सिटी ऑफ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ हैं। तो कहाँ है? तो हैदराबाद में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? तो लक्षद्वीप ने किया है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? तो लक्षद्वीप ने किया है। अब यहाँ पर बात करते हैं अशफाक उल्लाह एवं प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया? तो अशफाक उल्लाह कहाँ के थे? तो गोरखपुर के थे। तो इसीलिए अशफाक उल्लाह
स्पाकुला कहाँ एवं प्राणी उद्यान कहाँ है, तो गोरखपुर में है। अब यहाँ पे अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई, तो महाराष्ट्र में। अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई, तो महाराष्ट्र में की गई। किस देश में पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल दिया गया, तो फ्रांस को। किस देश में पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल दिया गया है, तो फ्रांस। भारतीय मौसम के 5 जनवरी 2021 के विज्ञप्ति के अनुसार 2020-19 अनुसार 2020-19 के पश्चात 8वां सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है। ठीक है, 1901 के पश्चात 2020 क्या था, 8वां सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है। विश्व मौसम संगठन के जनवरी 2021 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार 2020 अभी तक का सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि वर्ष 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि वर्ष 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया है। जैव विविधता का सुपर वर्ष 2020 को घोषित किया, 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगह पूछा गया कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ है, तो हिमकाशी में है, उत्तरकाशी में है। कहाँ है, तो उत्तरकाशी में है। वर्ष 2020-25 के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना आरंभ किया। वर्ष 2020-25 के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना प्रारंभ किया। गंगा नदी जो डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला भागलपुर में, बिहार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो गंगा नदी डॉल्फिन है वो के लिए भारत की प्रथम वेधशाला भागलपुर, बिहार में स्थापित करने की घोषणा की गई है। गंगा नदी डॉल्फिन जो है, ठीक है, गंगा नदी डॉल्फिन है जो के लिए भारत की प्रथम वेधशाला भागलपुर, बिहार में स्थापित करने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड के मनुष्य में भारत का प्रथम लाइकेन पार्क, उत्तराखंड के मनुष्य में भारत का प्रथम लाइकेन पार्क का स्थापित करने का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के मनुष्य में भारत का प्रथम लाइकेन पार्क की स्थापना किया जाएगा। ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व की बायोस्फीयर रिजर्व में विश्व नेटवर्क को, पन्ना टाइगर रिजर्व की बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। ठीक है, वर्तमान में भारत में कुल कितने 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कितने रिजर्व हैं, तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें सिर्फ 12 को क्या मिला है, बायोस्फीयर रिजर्व को विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है, जिसमें सिर्फ 12 को, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, नागर वन योजना कार्यक्रम के लिए ईटानगर अरुणाचल प्रदेश को चयन किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नगर वन योजना कार्यक्रम के लिए ईटानगर अरुणाचल प्रदेश को चयन किया गया। वर्ष 2021-30 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र पुनः दशक घोषित किया गया है। वर्ष 2021-30 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र पुनर्स्थापना दशक घोषित किया गया है। अब यहाँ पे क्या बात करते हैं कि लिविंग प्लेनेट जो रिपोर्ट है 2020 LPR 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया गया, तो WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1970 में 2016 तक स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचर सरीसृप मछलियों की आबादी में 78% की गिरावट देखी गई। कितने की गिरावट देखी गई, तो 78% की गिरावट देखी है। भारत में लगभग क्या होता है, 1/3 आर्द्रभूमि क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। भारत में लगभग 1/3 जो आर्द्रभूमि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। विश्व में 85% से आर्द्रभूमि भी क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगा। विश्व में 85% से भी आर्द्रभूमि कहाँ जाएगा, लुप्त होगा। द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में जैविक किसानों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है, तो भारत में है। द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में जैविक किसानों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है, तो भारत में है। द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में जैविक किसानों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है, तो भारत में है। किस मंत्रालय ने डिजिटल महासागर प्लेटफॉर्म का आरंभ किया है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। किसने किया, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। विश्व जल दिवस, हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि विश्व जल दिवस 2021 के अनुसार जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा कैच द रेन अभियान आरंभ किया है। कैच द रेन अभियान, ये अभियान 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक संचालित किया जाएगा। टैग लाइन की बात करते हैं तो वर्षा के जल का संचयन जहाँ भी हो
जब भी हो, जहाँ भी हो, जब भी हो, जहाँ भी हो, जब भी हो। अब यहाँ पे 22 मार्च 2021 को केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को किसके मध्य समझौता हुआ? तो जल शक्ति मंत्रालय एवं मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। 22 मार्च 2021 को केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर किसके मध्य समझौता हुआ? तो जल शक्ति मंत्रालय मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। ठीक है। वर्ष 2021-26 के लिए बाढ़ प्रबंधन रणनीति पर रिपोर्ट किसने प्रकाशित किया? तो नीति आयोग ने किया है। वर्ष 2021-26 के लिए बाढ़ प्रबंधन नीति पर रिपोर्ट किसने प्रकाशित किया? तो नीति आयोग ने किया है। अब यहाँ वर्ष 2023 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा में मोटो अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यह प्रस्ताव भारत की तरफ से किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा क्या कर दिया गया? स्वीकार किया गया है। मिलेट्स। मिलेट्स मोटा अनाज क्या होता है? मिलेट्स कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है। राष्ट्रीय कछुआ कार्य योजना 2021-26 के लिए किसके द्वारा जारी किया गया? तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अब यहाँ पे इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के द्वारा जारी किया गया है। इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत करने वाला देश है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे ऊर्जा खपत करने वाला देश है। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना कहाँ हुई है? तो लेह लद्दाख में हुई है। कहाँ हुई? तो लेह लद्दाख में हुई है। भारतीय वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 में UNEP में सम्मानित किया गया है। विकासशील देशों में जलवायु क्षति को सीमित करने के लिए अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट की 5वां संस्करण किसके द्वारा जारी किए गए थे? संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा। जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 किसके मेजबानी में वर्चुअल रूप में आयोजित की जाएगी? तो नीदरलैंड। जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 किसके मेजबानी में वर्चुअल रूप से आयोजित की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? तो नीदरलैंड में। कहाँ की जाएगी? तो नीदरलैंड में।